स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का जो मैं एक क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का जो एक सीरीज चला रहा हूँ, उस क्रम में मैं आप लोगों के बीच आज हिंदी सब्जेक्ट 2022 में जो पूछा गया प्रश्न था उनको लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग हिंदी 2022 में जो पूछा गया प्रश्न था उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और आप लोग अपना आंसर मिलाते रहिएगा कि आपका कितना सही होता है। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यह जो कविता हो जाएगा आपका, यह कामायनी महाकाव्य का एक अंश है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 2 है हमारा। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, आप लोग बताइएगा जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो आपके पुस्तक में एक लेखिका हैं, वो वर्ग 9 तक की पढ़ाई करने के बाद वो असहयोग आंदोलन में चली गई थी। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यौमलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो आपके पास पंक्ति दिया हुआ, ये पूछ रहा है कि आपका किस कविता से यह पंक्ति लिया गया है। तो यह जो पंक्ति आपका हो जाएगा, यह कवित्त नामक कविता से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो बताइएगा दोस्तों आप लोग जल्दी से कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। यानी कि भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग 5 है हमारा। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो बताइएगा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जो होंगे आपके, वो जातीय महाकवि थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मौ का जो उच्चारण स्थान होगा, बताइएगा आप लोग कि मौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने बी नंबर ऑप्शन को टिक किया है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मौ का उच्चारण स्थान जो होगा वो ओष्ठ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो बताइएगा दोस्तों आप लोग, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए हैं वो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी प्लस ईश, यानी कि पृथ्वीश। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। निम्न में शुद्ध कौन है? यानी कि ये जो वाक्य आपके पास दिया हुआ 4, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि परीक्षा जो यहाँ पे आपका दिया हुआ वो बिल्कुल सही है, जबकि परमेश्वर ऐसे नहीं होता है, परीक्षण ऐसे नहीं होता है, प्राण भी ऐसे नहीं होता है। ये सभी ऑप्शन गलत है आपका। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? ये जो वाराणसी शब्द आपके पास दिया है यह कौन सा संज्ञा होगा? तो यह जो संज्ञा हो जाएगा वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। नगर शब्द क्या है? तो बताइएगा आप लोग कि नगर शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो जितने भी लोगों ने पुल्लिंग शब्द को चूज किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि नगर शब्द जो आपका वो एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में जो वचन के प्रकार हो जाएंगे आपका, वो होगा आपका 2 प्रकार का। यानी कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? यानी कि यह जो सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, तीर से बाघ मार दिया गया, तो ये पूछ रहा है कि आपसे यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करण कारक। लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है?
यानी कि यह जो सेंटेंस आपके पास दिया हुआ वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बताइएगा आप लोग कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक कारक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, यहाँ पे विश्लेषण नहीं होगा, सॉरी ये मिसप्रिंट हुआ, विशेषण हो जाएगा। विश्लेषण नहीं होता बल्कि विशेषण होता है। तो बताइएगा आप लोग कि शब्दधन जो एक शब्द दिया हुआ आपके पास वह कौन सा विशेषण होगा। तो यह जो विशेषण हो जाएगा यह होगा आपका परिमाण बोधक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों ने टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भेद होते हैं, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण, यानी कि यह सेंटेंस आपके पास दिया हुआ वह जाएगा पूछ रहा है कि किस काल का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भविष्यत काल का उदाहरण, यानी कि वह जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, जाने वाला है, यानी कि भविष्यत काल, फ्यूचर में वो जाएगा कभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, पगड़ी शब्द क्या है, यानी कि यह पगड़ी जो एक शब्द दिया हुआ आपके पास यह कौन सा शब्द है, देशज है कि विदेशज है या फिर तत्सम या तद्भव। तो पगड़ी शब्द जो हो जाएगा यह होगा आपका देशज शब्द, यानी कि हमारे देश के बोलचाल की भाषा में बोला जाता है पगड़ी, इसीलिए इसको हम लोग देशज शब्द कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, जिन्हें शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उनको क्या कहते हैं। तो उस शब्द को जो हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं रूढ़ शब्द, यानी कि रूढ़ एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ सार्थक नहीं होता है, उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो विनय शब्द में आपका बताइएगा उपसर्ग क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं उनका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विनय शब्द में वर्षिकर जो है यह आपका उपसर्ग है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 से है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। इसमें प्रत्यय आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो शब्द होता है जो लास्ट में लगता है। तो बताइएगा आप लोग इसमें वंदना शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया यानी कि अना, यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वंदना शब्द में जो आपका प्रत्यय होगा वो अना होगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो मामा शब्द का जो आपका विशेषण हो जाएगा वो होगा आपका ममेरा, यानी कि मामा शब्द से ही आपसे आपका बना हुआ है ममेरा शब्द। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है। तो यथाशीघ्र शब्द जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों ने टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बताइएगा आप लोग की रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने भी टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। यह जो आपके पास एक वाक्य दिया हुआ है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, पूछ रहा है कि यह किस वाक्य का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरल वाक्य, यानी कि जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका, यह कहना आपकी गलती होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यह कहना आपकी गलती होगी। ऑप्शन नंबर बी गलत वाक्य, सी भी गलत और डी भी गलत। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, अतरंग का विलोम क्या होगा। तो अतरंग का जो आपका विलोम होगा बताइएगा आप लोग कि अतरंग का विलोम क्या होता है।
तो अतरंग का जो विलोम हो जाएगा वो होगा आपका बहिरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 27। जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द, यानी कि जिसके समान द्वितीय ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग कहते हैं उसे अद्वितीय कहते हैं, यानी कि इसके जैसा कोई नहीं, उसको हम लोग अद्वितीय कहते हैं। प्रश्न में आप लोग जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल होना। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि अश्व का पर्यायवाची क्या है, तो बताइएगा आप लोग कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुरंग को टिक किए उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ये आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस वाक्य का एक उदाहरण है, तो बताइएगा आप लोग कि यह किस वाक्य का उदाहरण होगा जल्दी से। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, यानी कि जितने भी लोगों ने ऑप्शन तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 31 को संग्रह से लिया गया है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 32। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, यानी कि ये एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक आपके पाठ में है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यह क्या है, ऐतिहासिक पत्र है या फिर संस्मरण है या कविता या कहानी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक लेख और एक पत्र जो होगा वो आपका एक ऐतिहासिक पत्र है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो बताइएगा आप लोग कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो भगत सिंह का जो पिता का नाम था वह सरदार किशन सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, ओस अदानिरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी, यानी कि ओस अदानिरा जो आपके पाठ्यपुस्तक में एक शीर्षक है उसके अनुसार 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने भी देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए हैं यानी कि कैकेयी को, उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, ओस अदानिरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, यानी कि ओस अदानिरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया था। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया यानी कि पढ़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में, ये तीनों जगह पे गांधी जी ने आश्रम विद्यालय की स्थापना की हुई थी। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो बताइएगा आप लोग कि मोहन राकेश किस कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मोहन राकेश जो थे वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, यानी कि प्रमुख उसका एग्जाम्पल थे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, सिपाही की मौत शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता, आइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किए दीनू कुम्हार को उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सिपाही की मौत शीर्षक पाठ में हड्डियों का जो ढांचा कहा गया वो दीनू कुम्हार को कहा गया। तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न हमारा, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे,
तो बताइएगा आप लोग कि आलोचना नामक जो सही जवाब है, यानी कि आलोचना नामक जो त्रैमासिक पत्रिका था उनका संपादक, प्रधान संपादक नामवर सिंह थे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए हैं प्रबंध काव्य, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? यानी कि जूठन नामक जो शीर्षक एक आत्मकथा है उसमें जो आपका एक कहानी दिया हुआ, तो चलिए तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलीराम को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? तो बताइएगा आप लोग कि सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुर्भाग्य को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 42, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बताइएगा आप लोग कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो पत्नी शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्धांगिनी। यानी कि जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? यानी कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, जो आपके पास एक वाक्य दिया हुआ है, पूछ रहा है कि आपसे यह किस प्रकार का वाक्य है। तो बताइएगा आप लोग जल्दी से यह किस प्रकार का वाक्य होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर टी, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरल वाक्य को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 44 पर। 44 नंबर का प्रश्न हमारे, कहा जा सकता है कौन पदबंध है? यानी कि ये जो आपके पास एक सेंटेंस दिया है, प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए हैं क्रिया पदबंध, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 पर। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? तो बताइएगा आप लोग चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। तो चतुर्भुज शब्द जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। यानी कि जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं उनको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में आपका तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो बताइएगा आप लोग जल्दी से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, यो, रो, लो, वो कौन व्यंजन है? यानी कि जो आपके पास 4 अल्फाबेट दिया हुआ, य, रो, लो और वो, ये पूछ रहा है कि आपसे कौन सा व्यंजन है। जल्दी से बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए हैं यानी कि अंतस्थ व्यंजन, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यो, रो, लो, वो जो है यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो अनुनासिक वर्णों की संख्या होगी वह होगी आपकी 5। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइएगा आप लोग कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो बताइएगा आप लोग कि इन लेखकों में से कौन से लेखक ने प्रायः जो है लंबी कविताएं ही लिखी है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। यानी कि इनका नाम भी लंबा और इसका कविता भी लंबा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? यानी कि इबारत से गिरी मात्राएं
ये जो शीर्षक कविता संग्रह आपके पास दिया हुआ है, यह पूछ रहा है कि आपका किसकी रचना है, यानी कि इन लेखकों में से कौन से लेखक ने ये 12 सिगरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह को लिखा है। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक वाजपेयी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए। यानी कि गांव का घर शीर्षक एक कविता जो आपके बुक में दिया हुआ है, उसके अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंच परमेश्वर को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज में आपका पंच परमेश्वर खो गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 54, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। तो बताइएगा आप लोग कि हार जीत जो शीर्षक कविता इसमें मशक वाला क्या कर रहा होता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मशक वाला जो आपका वह सड़क खींच रहा है, सड़क सींच रहा है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है। यानी कि सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है। बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब है 10 कोस दूर से। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 56, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में रहकर। अशोक वाजपेयी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भिलाई छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 58, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया रघुवीर शाह, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 हमारा, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 60, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। यानी कि यह जो आपके पास एक लाइन दिया हुआ है कविता का, आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस कविता का लाइन है। तो बताइएगा आप लोग यह किस कविता का लाइन होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि उषा को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, सूरदास किस भाषा के कवि थे। तो बताइएगा आप लोग कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सूरदास जो थे वो आपका ब्रज भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 62, गीतावली किसकी रचना है। तो बताइएगा आप लोग कि गीतावली किसकी रचना है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया तुलसीदास, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न नंबर तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, नाभादास किसके समकालीन थे। तो बताइएगा आप लोग कि नाभादास जो एक लेखक हैं आपके, वह किसके समकालीन थे। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए नंबर 64। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। तो बताइएगा आप लोग कि हार जीत जो शीर्षक कविता है वो आपका किस प्रकार की रचना है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हार जीत जो आपका एक कविता है ये आपका गद्य कवि जवाब हो जाएगा, यानी कि मीरा ने कृष्ण जी को अपना प्रियतम मानी थी। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है हमारा, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो बताइएगा आप लोग कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52 को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। यानी कि झरना शीर्षक जो काव्य संकलन है आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस कवि की रचना है। तो बताइएगा आप लोग यह किस कवि की रचना है।
तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जयशंकर प्रसाद को, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि झरना नामक जो शीर्षक काव्य संकलन है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 68, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो बताइएगा आप लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए यानी कार दुर्घटना को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो बताइएगा आप लोग कि शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किए हैं 1978 को, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह 1978 ईस्वी में रूस की यात्रा की थी। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 70, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक से है? यह जो आपके पास एक कविता का लाइन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि आपका किस कविता से लिया गया है। तो बताइएगा आप लोग यह पंक्ति किस कविता से लिया गया। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए हैं जन जन का चेहरा एक, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यह जो लाइन आपके पास दिया हुआ है आपका जन जन का चेहरा एक नामक कविता से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है हमारा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो बताइएगा आप लोग इन सभी शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किए हैं तत्व, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये सभी शब्द आपका गलत स्पेलिंग करके दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 है, जिस संज्ञा ने नाप तौल वाली, अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 72, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि वह संज्ञा जिससे नाप तौल का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बताइएगा आप लोग उसे क्या कहते हैं। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया द्रव्यवाचक, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास पुल्लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि शिक्षा शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 है, भिक्षा शब्द क्या है? तो बताइएगा आप लोग कि भिक्षा शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है या फिर विदेशज है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 75 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बताइएगा आप लोग कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाठिका। तो दोस्तों मैं बता दूं यह आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था। दोस्तों आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा अभी क्लास के वक्त, ताकि आप लोग अपना आंसर पहले अपने कॉपी में लिखिएगा, फिर हमसे मिलाते रहिएगा। अंत में आप लोग यह देखिएगा कि आपका कितना सही हो पा रहा है, और जितना आपका सही होगा वह आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 76 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 हमारा, कक्षा शब्द क्या है? तो बताइएगा आप लोग कि कक्षा शब्द जो है वो आपका क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कक्षा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 है हमारा, बिल्ली छत से कूद पड़ो किस कारक का उदाहरण है? यानी कि यह जो आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, बिल्ली छत से कूद पड़ो, इसमें कौन सा कारक छुपा हुआ है? तो बताइएगा आप लोग कि इसमें कौन सा कारक है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 78 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 है हमारा, देश विदेश शब्द कौन समास है? तो बताइएगा आप लोग कि देश विदेश शब्द कौन सा समास होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वंद्व समास। यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान है, देश और विदेश, इसके बिना इसका कोई अर्थ नहीं है, यह द्वंद्व समास हो जाएगा। तो दूर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बताइएगा आप लोग कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत अलग रहना। यानी कि कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना। अगला प्रश्न मेरे पास प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? यानी कि जो स्त्री उसको हम लोग अभिनेत्री कहते हैं।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 है हमारा, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो बताइएगा आप लोग कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है यह किसने लिखा है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलियज को टिक किया हो जाएगा, यानी कि त्रिच जो शीर्षक पाठ आपके पुस्तक में दिया हुआ उनमें लेखक के पिताजी 55 वर्ष की उम्र में है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 हमारा, CW लीडबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। जो है वो विश्व शिक्षक के रूप में जे कृष्णमूर्ति जी को देखते थे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 हमारा, शिक्षा शीर्षक पाठ के तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं। 85 हमारा, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। यानी कि 1870 से लेकर के 90 ईस्वी के बीच इस 20 साल में गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। तो बताइएगा आप लोग कि कितनी कहानी की पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों ने टिक किए उनका बिल्कुल 300 पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 है हमारा, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। तो बताइएगा आप लोग कि वह कहाँ जाने के लिए मुड़ा था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, निजी कमरे की ओर जाने के लिए, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 हमारा, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक, सही जवाब हो जाएगा हेनरी लापेज। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 88, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो बताइएगा आप लोग कि 20वीं शताब्दी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। प्रश्न हो जाएगा यानी कि 1993 ईस्वी में। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1993 ईस्वी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 हमारा, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा किसे माना जाता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया मोहन राकेश, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिद्धार्थ मंगुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में गए थे। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 92 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो बताइएगा आप लोग कि किनके बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दो हम सहेलियों की बातचीत में। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 93 में। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह को टिक किए उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, यह जो लाइन आपका वह सूबेदार हजारा सिंह ने बोले थे और उसने कहा था नमक कहानी में बोले थे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 94 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 94 हमारा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। तो बताइएगा आप लोग कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे।
चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 95 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 हमारा जयप्रकाश नारायण का विधा है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया निबंध को, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो आपका एक निबंध है। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है, तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 97 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 हमारा, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो बताइएगा आप लोग कि बचपन में खेलने के लिए दही जब हो जाएगा, यानी कि दही को जमाने के लिए वो मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 99। तो प्रश्न नंबर 99 हमारा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा आप लोग कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, प्रेम की पीर कवि कौन है? तो बताइएगा आप लोग कि प्रेम के पीर कवि कौन थे? तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैसी मालिक मोहम्मद जैसी को टिक किए उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग हिंदी 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था आज हम लोग उनको देखें। अब अगले दिन हम लोग अब 2022 में जो पूछा गया प्रश्न था आपका वो मैं सब बता चुका हूँ। आपका फिजिक्स का करा चुका हूँ क्लास, केमिस्ट्री का करा चुका हूँ, बायोलॉजी का करा चुका हूँ और आज हिंदी का भी हमारा हो ही गया। तो अब हम लोग 2021 की ओर बढ़ते हैं। 2021 में जो आपका क्वेश्चन जो आपका वो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया प्रश्न है उसी से लिया जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यदि तैयारी कर लेते हैं तो आपका 50% ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही बन जाएगा। और कुछ ना कुछ आप लोग किताब पढ़े होंगे, तो अच्छे से यदि पढ़े होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव वैसे भी बनेगा। तो दोस्तों आप प्रीवियस पास 2022 का जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसी को आप एक बार मिला के देखिएगा कि इससे पहले जो पूछा गया प्रश्न है उससे कितना रिपीटेड हुआ है। तो दोस्तों ये हवाबाजी नहीं है, बिल्कुल आपका परफेक्ट बात है। 40 से 50% जो क्वेश्चन आपका वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यदि पकड़ बना लेते हैं तो क्वेश्चन वैसे भी आपको डबल पूछा जाता है और वैसे भी 50% बनाना आपको 50% बना दीजिएगा वैसे भी, और थोड़ा बहुत यदि किताब पढ़े होंगे तो उससे भी आपका बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में।